गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है नवंबर 16 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए हैं, एक दो टॉपिक मेंस के लिए है। जैसे ये डेथ पेनल्टी के ऊपर आज हम लोग एडिटोरियल करने वाले हैं, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है, डेथ पेनल्टी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है, इसके अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा पीएम पीवीटीजी, ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, जिसमें हमारे जो पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक और स्कीम के बारे में बात करेंगे, पीएम किसान के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक नया रिपोर्ट आया है ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको लेके। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेज वाला टॉपिक काफी पुराना है, बहुत बार इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव या स्टूडेंट परस्पेक्टिव। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो इतने सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में स्पेशली अगर बात करें, खासकर दिल्ली में, साउथ इंडिया में अगर आप चेन्नई वगैरह में जाते हो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके बारे में एक छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे आप नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, किसी और एग्जाम की बात करें, कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ओपन हैं, तो उनकी कुछ माल प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया गया है, जो कि वो करते हैं। तो उसके बारे में टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। चलिए जी, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक आप यहाँ पे देखिए, मोदी टू रिलीज पीएम किसान फंड्स टुडे, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। ठीक है, देखिए अपोजिशन वाला ये पॉलिटिकल एंगल हम लोग ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको पता है अभी इंडिया में तीन चार स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने से पहले वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको कर दिया जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि इलेक्शन में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है। ये एक्चुअली अलाउड नहीं होता है उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो बात ऐसी थी कि जो पीएम किसान जो स्कीम है सरकार ने चलाई थी 2019 में, जिसके अंदर किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं भाई। और डजेंट मैटर आप छोटे किसान हो बड़े किसान हो, सभी को दिए जाते हैं 6,000 रुपये एज अ सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के तौर पे। ये 6,000 रुपये एक साथ नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये तीन इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। मतलब 2-2 हज़ार रुपये करके। सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है। 2-2 हज़ार रुपये करके इसको तीन बारी में दिया जाता है। तो ये जो 2,000 रुपये दिए गए थे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ये काफी थोड़े समय से होल्ड पे रखे हुए थे, किसानों को नहीं मिल रहे थे। तो अभी मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। तो अपोजिशन सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो 2,000 रुपये जो रुके हुए थे अभी इंस्टॉलमेंट जो जाएगी किसानों को, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी गवर्नमेंट का या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसके द्वारा एक ट्रिक है बेसिकली। उन्होंने इसको होल्ड पे इसलिए करके रखा हुआ था ताकि इलेक्शन के टाइम पे उसको रिलीज किया जा सके। खैर, पॉलिटिकल एंगल में वो ज्यादा नहीं जाएंगे, वो सही है गलत है, हम कोई जज नहीं है। हम अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि पीएम स्कीम के बारे में। तो पीएम स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि यहाँ पे स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं है। 100% जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाई गई थी। लेकिन ये स्कीम पूरे देश में एक साथ नहीं चलाई गई थी। ये स्कीम पहले तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई थी, और वहां पे इसका नाम था रियुथु बंधु स्कीम। रियुथु बंधु स्कीम मतलब किसानों को आप लोग दोगे पैसा। ये स्कीम बाद में नेशनल लेवल पे 2019 के अंदर इसको हम लोगों ने लॉन्च किया। बजट जब हम लोगों ने पेश किया था उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है। और जब फाइनली इसको लॉन्च किया गया तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो है इसको लॉन्च किया गया था। क्या क्या दिया जाता है, 6,000 रुपये हर साल इसमें दिए जाते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ये मानी जाती है, जिसमें सभी किसानों को दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। इनको छोड़ के बाकी अगर आप किसान हैं तो आपको मिलेगा। जैसे अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं या अभी हैं, पहले थे, आपको नहीं मिलेगा। आप कोई मिनिस्टर वगैरह हैं, आपको नहीं मिलेगा। आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में, नहीं मिलेगा। किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप मेयर हो, देखिए आप किसान हो सकते हो, आप मेयर होते हुए भी किसान हो सकते हो, लेकिन अगर आप मेयर हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे भैया आप किसान भी क्यों ना हो। डिस्ट्रिक्ट पंचायत वगैरह में अगर आप वहाँ के चेयरपर्सन हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप किसान भी हो सकते हो लेकिन आपको नहीं मिलेगा। जो जिनकी मंथली पेंशन 10,000 रुपया उससे ज़्यादा है, आप सरकारी सेक्टर से अगर आप जॉब थी आपकी तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ, जैसे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर्स वगैरह हो,
तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एनी इंडिविजुअल हु पेड देयर इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर इज नॉट एलिजिबल, अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो तो आपको फिर ये पैसा नहीं मिलेगा। अदरवाइज सभी कैटेगरी में इफ यू आर फार्मर, छोटे या बड़े डजेंट मैटर, मतलब आपका फार्मिंग अगर फुल टाइम जॉब है तो फिर आपको ये पैसा मिलेगा। ये बेसिकली स्कीम कहना चाहती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, कहता है देखिए, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हिट द न्यू रिकॉर्ड हाई इन द 2022। 2022 में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, किसने कहा है ये कहा है भैया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो इनका कहना है कि भाई अच्छे दिन नहीं आएंगे, आने वाले समय में बुरे ही दिन आएंगे, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन गैसेस सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती हैं और तीनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो हमारा टारगेट था वो टारगेट तो बहुत पीछे छूट गया है। टारगेट क्या था? टारगेट था कि भाई हमें ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है किसी भी हालत में। ये जो 2 डिग्री हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ये हम लोग मेजर करते हैं 1850 से लेके 1900 के बीच में, क्योंकि 1850 माना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो 1850 इसलिए हम लोगों ने डेट यहाँ पे रखी है। तो इसकी जो एवरेज है उससे 2% हम लोग नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेस्ट के सिनेरियो में अगर पॉसिबल हुआ तो इसे हम लोग 1.5 डिग्री से भी नीचे रखने की कोशिश करेंगे 1.5। बट मजे की बात क्या है, 2022 में यह टेम्परेचर 1900 1850 से 1900 की एवरेज से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी बढ़ चुका है। टारगेट क्या है? 1.5 डिग्री। कितना बढ़ चुका है? 1.15 डिग्री। तो बस थोड़ी सी कसर रह गई है 0.35 डिग्री की, ये भी बढ़ जाएगा अगर इंसान इसी तरह से लगे रहे, तो ज्यादा दूर नहीं है टारगेट हमारा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर माना जा रहा है कि अगर ये हम लोगों ने हो गया, और ये माना जाता है कि 2100 से पहले ही हम लोग शायद इसको कर लेंगे, अगर नेट जीरो हम लोगों ने अचीव नहीं किया तो भैया फिर बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे। फ्लड्स, ड्रोट्स, ग्लेशियल मेल्टिंग, ओशन लेवल बढ़ेगा, एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, वो बहुत सारी चीजें होंगी अगर ये होगा तो मेजरली जब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की, तो एक तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए हम कौन कौन सी गैसेज की बात कर रहे हैं। वैसे जब हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मेंशन किया गया है। बट हम जो नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो वाटर वेपर एक काफी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन फिर भी वाटर वेपर को हम लोग उतना ज्यादा मतलब कसूरवार नहीं ठहराते हैं, क्योंकि वाटर वेपर ना टेम्परेरी होते हैं और वाटर वेपर हमारे लिए जरूरी भी हैं। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से खारिज कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस, तो यस वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस होते हैं, नो डाउट। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा तो विलन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, सीओ, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, बट लेकिन प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेज वो होती है जब दूसरे गैसेज के साथ रिएक्शन वगैरह करके ग्रीन हाउस गैस जनरेट करती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली काम कैसे करती हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज को हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रही हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका देखिए रीज़न ये है, जैसे हमारा ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। पहली बात तो कोई बताता चलूं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और उसको ट्रैप कर लेती हैं। ये इनकी सबसे खास बात होती है। तो जब सन से रेडिएशंस आती हैं, ये जो रेडिएशंस आती हैं ये शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती हैं, मतलब इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, पावरफुल होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेज पावरफुल होती हैं उतनी वेवलेंथ उनकी छोटी होती है। तो ये शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती हैं। जब ये हमारी हमारी अर्थ के सरफेस से टकराती हैं तो उसके बाद अर्थ का सरफेस इनको थोड़े समय के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हमेशा तो एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा, थोड़े समय बाद वापस भेजेगा। तो जब हमारा अर्थ का सरफेस इसको वापस भेजता है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो इनकमिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनकमिंग रेडिएशंस तो बहुत स्ट्रांग होती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि इनको एब्जॉर्ब कर लें। हाँ, लेकिन जो नीचे से लॉन्ग वेव्स आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये थोड़ी सी कम पावरफुल होती हैं।
तो इनको ये आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, इन आउट गोइंग रेडिएशंस को कर लेती हैं एब्जॉर्ब। अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज भी उसको हमेशा के लिए तो नहीं रखेंगी, थोड़े समय के बाद उसको रिलीज कर देंगी। रिलीज करके कहाँ भेजेंगी, वापस अर्थ की तरफ। अर्थ उनके साथ फिर से वही करेगी, थोड़े समय के लिए एब्जॉर्व करेगी, उसके बाद फिर से भेज देगी। ये उसको फिर से एब्जॉर्व कर लेंगे, फिर से वापस भेजेंगे, फिर से एब्जॉर्व करेंगे, फिर से वापस भेजेंगे। तो बेसिकली एक ब्लैंकेट जैसा है, जितनी भी बार अर्थ उसको वापस भेज रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस उसको फिर से एब्जॉर्व कर रही हैं, फिर से वापस भेज रही हैं। तो ये हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली ट्रैप हो जाती है। और जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ही ज्यादा हीट ट्रैप होगी, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ओशन जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, वो सब चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस तो हमारे पास दूसरी भी हैं, मीथेन वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोग CO2 को इतना ज्यादा गाली क्यों देते हैं? क्योंकि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी की वजह से। हालांकि मीथेन ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ओजोन भी। बट स्टिल हम लोग CO2 को ज्यादा यहाँ पे ब्लेम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज क्वांटिटी, राइट। तो ये जो अर्थ से रेडिएशंस वापस जाती हैं, आप इसे इंफ्रारेड रेडिएशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। विवग्योर आपने सुना ही होगा, जो जो 7 कलर होते हैं हमारे उसमें स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये वायलेट होता है, ये रेड होता है, रेड के बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है। वायलेट से पहले होता है अल्ट्रा वायलेट। तो जब हम इसको एब्जॉर्व करते हैं तो नेक्स्ट जो लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड, उसको हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसको हमारी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सिस्टम होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, ये थोड़ा आइडिया होगा। तो WHO ने क्या रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो जो आपको मैंने बताया वो तो है ही, 1.5 डिग्री वाला। ये जो गैसेज हैं ये इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अभी 415 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। जबकि एक समय ऐसा हुआ करता था, हमारे एटमॉस्फेयर में 150 के आसपास हुआ करती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। तो हमारी जर्नी देखिए भैया, हम लोग 150 से लेकर 415 तक पहुंच चुके हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, राइट। ये हमारे यहाँ पे समस्या है, तो उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा ग्रीन इसको लेके बहुत सारे इनिशिएटिव भी हम लोगों ने लिए हैं, ऑफ कोर्स, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, वो पेरिस कन्वेंशन, ग्लासगो, ठीक है, कानकुन, बाली, वो जितने भी हमारे बेसिकली कोप हैं, जिसे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, जो UNFCCC के अंदर में होते हैं, वो सब हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा भाई, क्योंकि ज़्यादा हीट ट्रैप होगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होगा। स्मोग एयर पोल्यूशन होता है, जैसे अगर आप दिल्ली विल्ली की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, जो एग्रीकल्चर फायर वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, उन सब की वजह से स्मोक बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। वाटर बॉडीज की एसिडिफिकेशन होगी, क्योंकि जो CO2 होती है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है। और जितना ज़्यादा CO2 ओशन वाटर के अंदर जाएगा वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बोनिक जब एसिड बनता है तो एसिडिफिकेशन होता है। इस एसिडिफिकेशन से हमारी जो मरीन लाइफ होती है, जो फिशेज वगैरह होती हैं, जो हमारे कोरल रीफ वगैरह होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल हमारे वाटर की क्वालिटी और उसके अंदर जो मरीन लाइफ की जो क्वांटिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो बड़ा डेंजरस है। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको बताया, IPCC की हम लोग बात करते हैं, UNFCCC की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसीलिए चलाई हुई हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जा सके। लेकिन प्रोग्राम चलाने से कुछ होता नहीं है, अल्टीमेटली आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा है नहीं, डेवलप्ड कंट्री पैसा दे नहीं रही है, इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। हो हल्ला ज़्यादा है, एक्चुअली में ग्राउंड पे इम्पैक्ट कम है। वाई आर द CIS कोचिंग सेंटर्स बीइंग प्रोब्ड बाय द CCPA? ये एक आर्टिकल पर्टिकुलरली IPIS UPSC कोचिंग के लिए है, लेकिन आप इसे नीट, IIT वगैरह उधर भी लागू कर सकते हो। यहाँ पे ये ज्यादा इंप्लीमेंट क्यों होता है? क्योंकि UPSC के एग्जाम जो है 3 कैटेगरी में होता है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो स्टेज क्योंकि ज्यादा है इसलिए इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है। कई बार क्या करता है बच्चा, UPSC वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो बेसिकली, क्लासरूम प्रोग्राम कहीं और ज्वाइन करते हो, राइट। उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कहीं और ज्वाइन कर लिया आपने 2-3 जगह पे। फिर आप मेंस की क्लासेस भी कहीं और ले लेते हो, और मेंस के टेस्ट सीरीज कहीं और लगा लेते हो। इंटरव्यू जब आपकी कॉल आ जाती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 3-4 जगह से, 5 जगह से, 6 जगह से, क्योंकि इंटरव्यू जो मॉक होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
तो कई जगह से आप इंटरव्यू की कोचिंग वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह ले लेते हो, मॉक इंटरव्यूज। उसकी वजह से क्या होता है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर चला जाता है। कहीं पे प्रीलिम्स के लिए क्लास, कहीं पे मेंस के लिए क्लास, कहीं पे कुछ और क्लास, कहीं पे टेस्ट सीरीज, कहीं पे ये वो, क्योंकि 4-5 साल की जर्नी होती है। तो एक स्टूडेंट कई जगह पे एंगेज होता है, जिसकी वजह से कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास उसका छोटा मोटा रिकॉर्ड कुछ ना कुछ बेसिकली चला ही जाता है। तो जब रिजल्ट आता है तो ये लोग क्या करते हैं, हर कोई अपनी वेबसाइट पे, बोर्ड वगैरह पे दिखाता है कि भैया हमारे स्टूडेंट थे। लेकिन हार्डली कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो कि ये मेंशन करता है कि एक्चुअली कौन से प्रोग्राम में थे। राइट, वो ये नहीं बताएंगे आपको सर इन्होंने तो हमारे यहाँ से सिर्फ इंटरव्यू मोक लिया था। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि हमारा स्टूडेंट था। तो वो डिटेल जो है वो छुपाई जाती है पब्लिक से। और वो इसीलिए इस एडवर्टीजमेंट को कहा जा रहा है कि भैया ये जो एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो है वो वायलेशन करते हैं। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसीलिए अभी सीसीपीए ने क्या किया है, 20 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेसिकली 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। अभी कुछ लोगों का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो सब क्या होगा वो देखने वाली बात है। हालांकि ये चीज़ आईआईटीज और नीट वगैरह की कोचिंग में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और स्टेज यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके लिए भी सही है। राइट, अभी कुछ इंस्टीट्यूट का नाम भी इसने यहाँ पे दिया है जिनके ऊपर फाइन लगाया गया है, जैसे नेक्स्ट आई है, श्री राम, ये केएसजी, एप्टी, एनालॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके ऊपर फाइन लगाया है। कुछ के ऊपर अभी स्टे लगेगा नहीं लगेगा वो एक बात ही बात है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई ये सभी लोग जो है पूरी तरह से कसूरवार हैं। अभी फाइनल जब वर्डिक्ट आएगा तब वो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इस तरह की प्रैक्टिसेस डेफिनेटली मार्केट में होती हैं। आपके लिए नुकसानदायक है। आप जब भी कहीं पे एडमिशन्स वगैरह लो तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के नाम पे मत लो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें, चीज़ों को देखें समझें, वहाँ की फैकल्टी, थोड़ा माहौल देखें, रिजल्ट्स वगैरह देखें, और कैसे तरह से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, आपके जो कंसर्न्स हैं उसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है, वो सब देखने के बाद जो है आप अपना डिसीजन लें। क्योंकि ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं कोचिंग लेने आते हो तो साल 1.5 साल आपकी लगभग कोचिंग चलती है। तो पूरी प्रोसेस होती है, वो उस प्रोसेस के दौरान आपका किस तरह से टेक केयर किया जाता है, आपकी ज़रूरतों को किस तरह से फुलफिल किया जाता है, आपके डाउट्स वगैरह को। तो ये एक रिलेशन होता है बेसिकली कोचिंग के साथ एक स्टूडेंट का। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आपको दुकान पे गए, आपने कुछ पैसे दिए और खरीद लिया। नहीं नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। और उस लॉन्ग टर्म रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आप एक कंज्यूमर और एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। तो इट शुड बी लिटिल बिट डीपर। राइट, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी रिसर्च करें, तब जाके चीज़ों को जाएं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बेसिकली इलेक्शंस वगैरह हैं, ये आपको अच्छे से पता है कई सारे स्टेट्स के अंदर। तो उसके लिए अभी कैंपेनिंग वगैरह चल रही है। तो बिरसा मुंडे जी का बेसिकली बर्थडे था, जिसे जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मोदी जी जब वहाँ पे गए तो बिरसा मुंडा जी झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बेसिकली स्टेट हीरो हैं वहाँ के। बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटीज़, बिरसा मुंडा के नाम पे कॉलेजेस, बहुत सारे चौक आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, एयरपोर्ट बिरसा मुंडा के नाम पे है। तो बिरसा मुंडा जी एक हीरो है वहाँ पे। और ऑफ कोर्स इनके साथ बहुत इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। और जो मुंडा रिवेलियन हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो भी इन्होंने किया था। तो जनजातीय दिवस क्योंकि इनका बर्थडे होता है, तो उस समय जो है मोदी जी ने एक स्कीम के बारे में बात किया। और ये स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, बेसिकली पुरानी स्कीम है, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन हम लोग बात करते हैं। जब लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना बजट पेश किया था तो तब जो इस मिशन को चलाया था, उस समय इसको हम लोगों ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। मतलब सिर्फ तो नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है ऑफ कोर्स। लेकिन इसका अमाउंट बढ़ा के अभी 24,000 करोड़ रुपीज कर दिया है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अनाउंसमेंट सरकार कर देती है। तो एक तो ये हुआ, और एक पीएम किसान जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं। राइट, तो वो पैसा भी रुका हुआ था, वो भी मोदी जी ने रिलीज कर दिया है अभी, पीएम ने। और इसके बारे में बात किया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आया है 2020 में, यूपीएससी में 2020 में, उलगुलन के बारे में। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्क इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये हो गया भैया आपका बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, तो 2020 में ही यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट है उसे हम लोग द ग्रेट तुमुल्क या उलगुलन भी कहते हैं। ठीक है जी। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, उनका एक अपना ट्रेडिशन कल्चर हुआ करता था, जिसके हिसाब से वो एग्रीकल्चर करते थे, आपस में बिजनेस करते थे, जो भी करते थे बेसिकली, उनका एक अपना ट्रेडिशनल कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं।
लेकिन जब ब्रिटिशर्स वहां पे आए तो ब्रिटिशर्स ने 1874 में वो ट्रेडिशनल सिस्टम को, जिसे कुंथकरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया जमींदारी सिस्टम से। अब जब जमींदारी सिस्टम इन्वॉल्व किया जाता है तो लैंड को एक कमोडिटी के रूप में देखा जाता है। तो लैंड बिकम बन गई कमोडिटी, एक वस्तु की तरह लैंड को यूज किया जाता है। आप उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वहां पे ऐसा नहीं होता है। लैंड सभी की होती है, किसी एक आदमी की नहीं होती है। ओनरशिप वहां पे इस तरह से काम नहीं करता है। तो जब ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया उस ट्राइबल एरियाज में, तो यस, तो जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया वहां पे भैया। बहुत सारे टेनेंट्स वगैरह वो सब हो गए, मनी लैंडर्स आ गए। तो उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो खराब हो गई। और इवन बहुत सारे क्रिश्चियनरी मिशनरीज जो है वहां पे आए, जो धर्मांतरण वहां पे चला। उन सभी चीजों के अगेंस्ट में जो है मुंडा जी ने एक रिवेलियन किया, जिसे मुंडा रिवेलियन कहा जाता है, जिसे जो है आप उलगुलन कह सकते हो, ग्रेट तुमुल कह सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे बना था। बट जब जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे दो ट्राइबल्स होते हैं इंडिया में। एक हमारी सिंपल जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज रहती हैं, और एक होती हैं पीवीटीजीज। शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली प्री एग्रीकल्चर लेवल प्रैक्टिसेस करते हैं, सबसे ज्यादा इलिटरेसी यहाँ पे होती है, रिमोट लोकेलिटीज में रहते हैं, सबसे ज्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, उसे हम लोग पीवीटीज कहते हैं। पीवीटी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये नाम हम लोगों ने 2006 में चेंज किया था, इससे पहले इन्हें हम लोग प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा करते थे। इंडिया की 18 स्टेट्स में रहते हैं और अब तक टोटल 25 ट्राइबल ग्रुप हमारे यहाँ पे हैं। एक दो का नाम याद रख सकते हो जो लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, रूलाज एंड इन तमिलनाडु एंड द कोंडरेडीज इन द एपी, मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। टोटल जो शेड्यूल ट्राइब है हमारे देश का 8 से 9% के लगभग पॉपुलेशन रहता है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे पीवीटीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा नीलगिरी हिल्स में भी कहीं रहते हैं। उसके अलावा जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाली एरिया है यहाँ पे भी, उड़ीसा में भी बहुत सारे पीवीटीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, तो आज का ट्यूटोरियल कहता है लाइफ ओवर डेथ। लाइफ ओवर डेथ न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है कि अभी अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था एक बिल पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भैया इंडिया की जो आईपीसी है, मतलब इंडियन पिनल कोड है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे भारतीय न्याय संहिता से। तो ये गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको पढ़ने के लिए, रिकमेंडेशन वगैरह करने के लिए। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बेसिकली जो डेथ पेनल्टी थी, ठीक है, उसके बारे में कुछ खास नहीं कहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह कहा कि भैया डेथ पेनल्टी का जो डिसीजन है वो सरकार खुद ले, हम उसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिया के जो आईपीसी है, आर्टिकल 302 एंड ऑल दैट, उस कई सारे हमारे यहाँ पे प्रोविजंस ऐसे जिसके अंदर डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, राइट। तो क्या डेथ पेनल्टी इनमें रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, कोई नया डिबेट नहीं है, पुराना डिबेट है। लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि भैया डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने कुछ आर्गुमेंट भी यहाँ पे दिए हैं। क्या क्या आर्गुमेंट है? एक आर्गुमेंट तो ये है कि देखो भाई जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो फुल प्रूफ तो नहीं है। जजेस से भी कई बार गलतियां हो सकती हैं, जुडिशरी से भी कई बार गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जज अपना डिसीजन किस चीज के ऊपर सुनाते हैं? जो उनको एविडेंस पेश किए जाते हैं। एविडेंस के अंदर गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी को गलत फ्रेम कर दिया जाए, किसी को टारगेट करके उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए जाए, फिल्मों वगैरह में वैसा देखते ही हो। तो ऐसी गलती हो सकती है ना। एक इनोसेंट पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल गया, तो भाई कोई मौत ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको वहां से वापस बुला लोगे, उसको सॉरी बोल दोगे, साहब आपको डेथ पेनल्टी दे दिया, प्लीज आप वापस जिंदगी में आ जाइए। ऐसा तो नहीं होगा। एक बार वो आदमी गया तो गया। तो रिवर्स का यहाँ पे चांस नहीं है अगर एक इनोसेंट पर्सन को इस तरह की गलतियां होती हैं। और अगर एक इनोसेंट पर्सन को स्टेट जुडिशरी अगर डेथ पेनल्टी दे देती है और उसको डेथ पेनल्टी हो भी जाती है, तो इनोसेंट पर्सन को, तो ये एक देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। बहुत ही ज्यादा बड़ा पूरे देश के ऊपर, नॉट ओनली जुडिशरी। उसके अलावा अगर आप देखें, आजकल एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो वो धड़ाधड़ डेथ पेनल्टी पे डेथ पेनल्टी दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके उनको रिवर्स कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, मैं तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये भी एक आजकल ट्रेंड नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों में। सोशल जो साइंटिस्ट उनका कहना है कि भैया देखिए डेथ पेनल्टी कोई डेटरेंट नहीं है। डेथ पेनल्टी के फेवर में जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि डेथ पेनल्टी होने से क्रिमिनल्स क्राइम नहीं करते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लॉप है। अगर ऐसा होता तो अब तक इंडिया में क्राइम खत्म हो चुके होते, या ऐसे देशों में क्राइम खत्म हो चुके होते जहां पे डेथ पेनल्टी का प्रावधान है इतने समय से।
अगर ऐसा होता तो, लेकिन वहां पे आज भी क्राइम होते हैं। तो क्रिमिनल क्राइम करने से पहले ये नहीं सोचता है कि अच्छा आईपीसी की कौन सी धारा मेरे ऊपर लगेगी, इसमें डेथ पेनल्टी मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। वो करना है तो उसको करना है, इतना नहीं सोचता है वो। आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, यूरोपियन कंट्री में तो डेथ पेनल्टी का प्रावधान ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की पहली शर्त ही यही है कि आपके पास डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। वहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पे इतने सीरियस क्राइम्स नहीं हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि डेथ पेनल्टी होने से क्राइम कम होगा, ये तो बिल्कुल फ्रॉड आर्गुमेंट है, ऐसा सोशल साइंटिस्ट का कहना है। और जो ग्लोबल ओपिनियन की बात करते हो इंटरनेशनली, आजकल तो मोस्टली कंट्रीज के अंदर डेथ पेनल्टी को खत्म ही कर दिया गया है। तो एक वो भी यहाँ पे बड़ी बात है। 2007 और 2022 के बीच में, इन 15 सालों में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दिया है, जिनमें से मोस्टली केसेस आपको टेररिज्म वाले नजर आएंगे। जितनी भी 2023 के अंदर डेथ पेनल्टी दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको रिवर्स कर दिया गया है। एक भी आदमी को 2023 में डेथ पेनल्टी नहीं मिला है। यस। तो कुछ लोग कहना है भैया डेथ पेनल्टी देना क्यों है, क्या जरूरत है डेथ पेनल्टी देने की। आप उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए ना, 20 साल, 30 साल, 45 साल, 50 साल की सजा दीजिए, उसको जेल में रखिए जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, उसके नेचुरल लाइफ एंड नहीं होती है। वो भी तो दे सकते हो। वो डेथ पेनल्टी से ज्यादा रिग्रेस होगा। डेथ पेनल्टी में क्या, आपने बंदे को लटका दिया, वो मर गया, खत्म। लेकिन अगर वो 10 साल, 20 साल, 25 साल अगर वो जेल में रहेगा, तो वो ज्यादा रिग्रेस है, और उसके सुधरने के भी चांसेस हो सकते हैं। चाहे 0.01% हो, बट हो तो सकते हैं ना। यहाँ पे दिक्कत है। अब देखिए, ब्रूटल रेप्स इन इंडिया हैव नॉट डिक्रीज्ड। अगर डेटरेंट होता तो इंडिया में रेप रुक चुके होते, है ना, लेकिन वो तो नहीं रुक रहे हैं। मर्डर रुक चुके होते, वो भी नहीं रुक रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि डेथ पेनल्टी की बजाय आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, उसका भी वायलेशन होगा ऑफ कोर्स। और अगर आप देखें, इंडिया में 76% लोग ऐसे हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिला हुआ है। वो पुअर बैकग्राउंड से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। तो जो पुअर लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, वो तो भैया महंगे महंगे लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अमीर आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, बड़े बड़े क्राइम करके छूट जाता है क्योंकि बड़े बड़े लॉयर हायर कर लेता है। ये भी एक समस्या है हमारे यहाँ पे, राइट। उसके अलावा देखिए, स्टेट का काम रिवेंज लेना नहीं होता है। अच्छा, तूने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं भी तुझे एक थप्पड़ मारूंगा, बदला नहीं लेना है ये। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो एक रिवेंज है ना ये तो। लेकिन स्टेट का काम रिवेंज करना नहीं है, स्टेट का काम रिफॉर्म करना होता है। इसीलिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का भी ये वायलेशन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द विक्टिम। डेथ पेनल्टी से सर्वाइवल खत्म हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए आप जरा एक बार केस को, जैसे मान लो किसी ने रेप किया, अनफॉर्चुनेटली एक केस हुआ ऐसा, और उस केस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है कि अगर हम लोग रेप वाले केस में लाइफ कैपिटल पनिशमेंट देंगे, तो जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, वो अभी क्या कर रहा था, रेप करने के बाद विक्टिम को शायद छोड़ देता था। लेकिन अगर हम लोग डेथ पेनल्टी परमानेंट कर देंगे, तो हो सकता है कि उस विक्टिम को वो जान से भी मार दे। रेप तो हुआ ही, उसको वो जान से भी मार सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो बाद में उसको डेथ पेनल्टी मिलेगा, क्योंकि केस वगैरह चलेगा, विक्टिम अगर सर्वाइव करता है। तो ये भी तो एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि आप जो है हर हर आर्गुमेंट को यहाँ पे जो है काउंटर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। कुछ काउंटर को हम लोग यही कर लेते हैं। तो क्या क्या फेवर आर्गुमेंट है डेथ पेनल्टी के फेवर में। तो एक तो इनका यह कहना है कि देखिए डेटरेंट तो होता है, ऐसी बात नहीं है ना, डेटरेंट होता है। आप किसी को मान लो डेथ पेनल्टी नहीं दिया कोर्ट ने, और उसको आपने क्या किया, 30 साल या 50 साल की सजा दे दी। अब भाई आप उस आदमी को 50 साल जेल में रखोगे, है ना। और जेल में रखने का तो खर्चा भी होता है, उसको खाना भी खिलाना है, मेंटेनेंस भी करनी है, सारी चीजें करनी होती हैं। तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। एक आदमी को डेथ पेनल्टी की बजाय उसको अगर आप ऐसे रखोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और इंडिया जैसी कंट्री जहां हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, उसको आप लोग, ये सही नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप चीजें देखें, जो विक्टिम है, जिसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, या फिर मारा है किसी ने अनफॉर्चुनेटली, तो उसके ओनर को रखने के लिए, मतलब आपने किसी का मर्डर किया और आप सिर्फ 10 साल की सजा देके छूट गए, ये तो ठीक नहीं है ना।
आपने जिस हिसाब से आपने क्राइम किया है उसी के रेशो में आपको भी सजा मिलनी चाहिए, सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। इसीलिए जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, डेथ पेनल्टी, बहुत एक्सट्रीम केसेस में दी जाती है, जब आपका क्राइम बहुत एक्सट्रीम होता है। तो कुछ केस में डेफिनेट डेटरेंट हो सकता है। कुछ लोग क्राइम करने से पहले सोच सकते हैं कि यार ये क्राइम मत करो, इसके लिए आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है, ऑल दैट। वो एक तरीका यहाँ पे हो सकता है, राइट। खासकर टेररिज्म वाले केस में तो ऑफ कोर्स डेथ पेनल्टी एक नेशनल सेंटीमेंट होता है। अब कसाब जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं कहीं 100 लोगों को मार रहे हैं, तो उसके लिए तो डेथ पेनल्टी ही एक एंड चारा बनता है। तो हम डेथ पेनल्टी, हम लोग कसाब को यहाँ पे बैठा के 30 40 साल 50 साल उसको बिरयानी तो नहीं खिला खिला सकते। तो ये एक टेररिज्म वाले केस में, और इंडिया क्योंकि प्रभावित रहा है काफी टेररिज्म एक्टिविटी से, इसीलिए हम लोगों ने इसको कंटिन्यू भी किया है। यूरोपियन कंट्री की जब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स वगैरह नहीं होते हैं, बट इंडिया में तो होते हैं। तो शायद हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, पॉलिटिकल जो कंडीशंस है, उसके हिसाब से डेथ पेनल्टी यहाँ पे रखी जानी चाहिए, राइट। उसके अलावा जो विक्टिम की फैमिली होती है, अब किसी का मर्डर हुआ, विक्टिम की फैमिली, मतलब वैसे तो देखो आदमी वापस नहीं आ सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उस क्रिमिनल को सजा मिल जाती है उसके किए हुए की, और इस केस में कैपिटल पनिशमेंट, तो विक्टिम की जो फैमिली होती है वो फिर भी एक थोड़ा सा उनके मन में रहता है कि चलो इसको सजा मिली, है ना। हमारे बच्ची का रेप करने वाले को, हमारे बच्चे का किसी का मर्डर करने वाले को सजा मिली है, डेथ पेनल्टी, तो उसको एक क्लोजर सा मिल जाता है बेसिकली। अगर वो आदमी आज भी जिंदा रहेगा अगले 10 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल, तो उनके मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि यार हमारे साथ तो हमारे घर का मेंबर भी चला गया और ये आदमी आज भी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को भी आप समझिए, तो इसलिए डेथ पेनल्टी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। हाँ, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। इतने आर्गुमेंट आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया थोड़ा थोड़ा, वो आज के लिए इतना ही है। कुछ और एडिशनल आर्टिकल हैं डेफिनेटली, इसको इनमें से एक आधा आर्टिकल मैं डेफिनेटली कल लेके आऊँगा। ये नासा वाला आर्टिकल मुझे अच्छा लगा था, आज टाइम की वजह से नहीं कर पाए थे। ये फेडरल फ्रिक्शन वाला टॉपिक अच्छा है जीएस पेपर 2 के परस्पेक्टिव से, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई है, तो ये है थोड़ा हम लोग कल देख सकते हैं। यूनेस्को वाला टॉपिक वैसे हम लोगों ने पहले कर लिया है, काजी खोड़े को जो है लिटरेचर के अंदर ऐड किया गया है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है करने की। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।